दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और ये हिंदी प्रैक्टिस सेट है। हिंदी प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा होगा शुद्ध वर्तनी? परिशिष्ट ए नंबर कि परिशिष्ट होता है कि परिशिष्ट होता है कि परिशिष्ट होता है। जिसमें कौन सा वो ऑप्शन होगा? परिशिष्ट कि परिशिष्ट होता है। जो इसमें परिशिष्ट, ये तो क्या हो जाता है? अशुद्ध शब्द है परिशिष्ट, और इसका शुद्ध ही रूप है परिशिष्ट होता है। परिशिष्ट का परिशिष्ट शुद्ध शब्द होता है। जैसे कुछ शुद्ध शब्द हैं, जैसे निष्ठा। निष्ठा, अच्छा, इसका अगर हम अशुद्ध रूप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? निष्ठा लिखेंगे। निष्ठा, निष्ठा का ही निष्ठा शुद्ध रूप होता है। एक शब्द होता है कि ये बहुत कंफ्यूजन रहता है, इष्ट। जो इष्ट होता है, ठाओ आप मान लीजिए इष्ट, ये क्या है? अशुद्ध शब्द, और इसका अशुद्ध रूप क्या होता है? इष्ट होता है। इष्ट शुद्ध शब्द होता है, इष्ट का इष्ट होता है। और विशिष्ट जो होता है, विशिष्ट जी, जो विशिष्ट और विशिष्टता हो जाएगा। तो ये कुछ हो गए शुद्ध शब्द हो गए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से जो तत्सम शब्द नहीं है, सही विकल्प का चयन कीजिए। मृतिका ए नंबर, भागिने बी नंबर, महिष सी नंबर, डी नंबर मारक। मृतिका क्या होती है? मिट्टी होती है। मिट्टी मृतिका होती है। भाग्ने क्या होता है? भाग्ने, ये भाग्ने होता है बहन। और महिष्मति, जो महिष होती है, ये क्या होती है? भैंस होती है। भैंस, महिष, आपने जो है सुना होगा महिष्मति, है ना? तो वही आपको जो महिष है वो भैंस है। जो मार्ग होता है वो मार्ग, मार्ग नहीं होता, वो मार्ग होता है। जो तत्सम रूप होता है उसको हम मार्ग बोलते हैं। जो हमारी रास्ताएं होती हैं, जो हमारे मार्ग होते हैं, वो बड़े कठिन होते हैं, ये तुम प्रयोग कर सकते हो। मार्ग नहीं होता है, मार्ग होता है। जैसे कुछ शब्द होते हैं, क्या आपको बताना है कि तत्सम शब्द क्या होगा? आप बताएंगे भगनीपति। भगनीपति, भगनीपति का ये मतलब, इसका आपको क्या बताना है? तद्भव शब्द बताना है, भगनीपति। ठीक, अब तुमको क्या बताना है? पहला हो गया भगनीपति, दूसरा हो गया है, दूसरा शब्द हो गया है अकाज। अकाज हो गया है। अकाज का आपको तत्सम शब्द बताना है। भगनीपति का तत्सम बताना है, अकाज का तत्सम बताना है। दूसरा हो गया है आंवला। आंवला का तत्सम रूप बताना है। आंवला, जो आपने खाया होगा आंवला। तीसरा है जो इमली है, इमली, इमली का तत्सम रूप बताना है। और एक शब्द है गोधूम। ये इसका तद्भव बताना है, गोधूम का, गोधूम का तद्भव बताना है। देखो, गोधूम का तद्भव क्या हो जाएगा? गेहूं। ठीक, अनाज क्या होता है? अनाज का तत्सम शब्द क्या होता है? अनाद्य। अनाद्य जो है, ये अनाज का क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। जो इमली है वो होता है अम्लिका होती है। जो आंवला है वो, आंवला का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? आमलक। आंवला का तत्सम रूप आमलक हो जाएगा। जो भगनीपति है, ये जो
जीजा होते हैं, भग्नीपति मतलब होता है बहन के पति होते हैं, उसको भग्नीपति बोलते हैं। जो अकाज होता है, अकाज का आकार होता है, तत्सम रूप होता है। ये रूप हो गए, मतलब ये तत्सम और तद्भव शब्द हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रम का विलोम शब्द क्या है? अतिक्रम ए नंबर, बी नंबर विक्रम, व्यतिक्रम सी नंबर है, डी नंबर क्रमांक। क्रम में क्रमांक की अतिक्रम होगा कि विक्रम विक्रम नहीं होगा। इसमें आपको सी नंबर सही हो जाएगा, व्यतिक्रम होता है। ये क्या होता है? विलोम शब्द होते हैं। क्रम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? व्यतिक्रम हो जाएगा। जिससे और विलोम शब्द होते हैं, कुपुरुष, कुपुत्र होता है, कुपुत्र होता है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा कुपुत्र का? कलंक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कलंक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कुपुत्र है, कलंक है, और कल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अच्छा हाँ, इतने आपको बताना है। कुपुत्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कुपुत्र का सुपुत्र होता है। कलंक का निष्कलंक विलोम शब्द होता है। कल का आज विलोम शब्द होता है। कल का विलोम शब्द आज होता है। तो इसका आंसर सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दोपहर शब्द में क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है? जो दोपहर शब्द है, इसमें क्रिया का कौन सा विशेषण है? मतलब क्रिया विशेषण में कौन सा प्रकार है? जो अव्यय होते हैं, अव्यय के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक क्रिया विशेषण हो गया है, जो ये इसमें दिया हुआ है। एक हो गया है समुच्चय बोधक, एक संबंध हो गया है, संबंधवाचक हो गया है, और एक विस्मयादि बोधक हो गया है। ये अव्यय के 4 पार्ट होते हैं। तो इनमें एक है क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण के ही 4 पार्ट होते हैं। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें, क्योंकि पूरे 4 ही पार्ट होते हैं, क्रिया विशेषण का रीतवाचक होता है, कालवाचक होता है, स्थानवाचक होता है, और परिमाणवाचक होता है। 4 ही भेद हो गए। अब देखो, तुम्हारे अव्यय भी पता हो गया, अव्यय के 4 प्रकार भी हो गए। अव्यय में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा पेपर में क्वेश्चन पूछता है, वो है क्रिया विशेषण अव्यय होता है। उसके पार्ट हो गए कौन कौन से? स्थानवाचक होता है, कालवाचक होता है, रीतिवाचक होता है, परिमाणवाचक होता है। 4 भेद ये हो गए। अब इसमें जो दोपहर है, दोपहर का शब्द पूछा है, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा प्रकार है? तो जो दोपहर, किसको बोला गया दोपहर को? ये एक समय बता रहा है। मतलब समय मतलब होता है जैसे कल है, आज है, परसों है, प्रतिदिन है, दोपहर है, शाम है, सुबह है। तो ये क्या है? ये एक समय बता रहा है, समय। तो इसका मतलब कालवाचक हो गया है, कालवाचक हो गया है। अच्छा, स्थानवाचक क्या होता है? जैसे ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, ये सब क्या है? स्थानवाचक है। परिमाणवाचक मतलब होता है जो परिमाण मतलब होता है जिसको हम मापे, तो जैसे मतलब एक उदाहरण जैसे है, जैसे तुम खाना खा रहे हो, तो खाना खा रहे हो, तो कोई चीज, कोई कह रहा है तुम 2 रोटी और ले लो, तो तुम क्या कहोगे? अरे यार बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो इसमें ये परिमाण ही होता है। मतलब कि अगर कहोगे कि नहीं है थोड़ा से, तो किंचित होता है, थोड़ा से होता है, किंचित होता है। अगर इसमें तुम बोल दिए कि बहुत हो गया है, तो ज्यादा हो गया है, यथेष्ट बोलते हैं उसको, यथेष्ट बोलते हैं। ज्यादा हो गया है, ज्यादा हो गया, ठीक है। और इसमें जो है, और 2 ही हो गए। और इसमें ये शब्द पूछ लेता है कि बहुत हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। और इसमें प्रतिदिन हो जाता है, और बार बार हो जाता है। तो इसमें ये परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है। जो रीतिवाचक होता है, रीति मतलब तेज होता है, रीति में रीति तेज होता है। और इसमें जो है किंचित होता है,
किंचित मतलब थोड़ा होता था, ये नहीं किंचित नहीं होगा। और तेज होता है, धीम होता है, और इसमें सा होता है, जो जैसा होता है, ये सब रीतिवाचक में आते हैं। तो हमारा जो कालवाचक आता है, तो कालवाचक में बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भाववाच्य में है? अच्छा, वाच्य की बात करते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। एक कर्मवाच्य, एक कर्तृवाच्य होता है, और एक कर्मवाच्य होता है, और एक भाववाच्य होता है। जो कर्तृवाच्य होता है वो कर्ता के अनुसार चलता है, जो कर्मवाच्य होता है वो कर्म के अनुसार चलता है। जैसे मोहन स्कूल जाता है, तो मोहन क्या पुल्लिंग है, तो स्कूल जाता है। अगर इसमें ये हो जाता है कि महेश्वरी, हाँ मतलब तो ये हो जाता कि राधा स्कूल जाती है, तो राधा के अनुसार चेंज हो रहा है ना क्रिया। तो इसीलिए जो है कर्तृवाच्य किसको बोलते हैं? कर्ता के अनुसार जो क्रिया करती है उसको कर्तृवाच्य बोलते हैं। मोहन स्कूल जाता है, तो मोहन क्या है? एक पुल्लिंग है, तो इसलिए स्कूल जाता है। राकेश खाना खाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये कर्तृवाच्य के उदाहरण हो जाएंगे। जो महेश्वर से चला नहीं जाता है, उससे पढ़ा नहीं जाता है, उससे लिखा नहीं जाता है, तो ये शब्द क्या होते हैं? ये शब्द होते हैं भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं। जैसा डी नंबर लिखा हुआ लेख लिखा गया, तो लिख के कर्म के द्वारा लेख लिखना क्या होता है? लेख लिखना होता है कि हम लेख लिख रहे हैं, तो ये कर्मवाच्य हो गया है। कर्मवाच्य का उदाहरण है लेख लिखा गया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विशेषण की तुलनात्मक अवस्था में। अच्छा, तो आपने सुना होगा कि जो विशेषण होता है, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन? एक सर्वनामिक विशेषण होता है, एक संख्यावाचक होता है, एक गुणवाचक विशेषण होता है, एक परिमाणवाचक होता है। उसके अलावा आपने सुना होगा प्रविशेषण होता है, प्रविशेषण होता है। एक होता है कि ये एक विशेषण की तुलनात्मक अवस्था, मतलब तुलनात्मक अवस्था में 3 अवस्था होती हैं। कौन कौन सी? उत्तरावस्था होती है, मूल अवस्था होती है, फिर उत्तरावस्था होती है, फिर उत्तमावस्था होती है। 3 अवस्था होती है इसमें ना। ये क्वेश्चन आता है कि मूल अवस्था होती है, मूल अवस्था, फिर उत्तरावस्था होती है, फिर उत्तमावस्था होती है। जैसा लघु लघु है, ये क्या है? हमारा मूल शब्द है, मूल अवस्था है। फिर उत्तर जो अवस्था है, लघुत्तर क्या हो जाएगा? लघुत्तर हो जाएगा। लघुत्तर, लघुत्तर, फिर लघुत्तम हो जाएगा। लघुत्तम नहीं हो जाएगा उसमें जैसे ए नंबर लिखा है लघुत्तम, ये कंफ्यूज करने के लिए सवाल है कि आप जो बच्चा जो है इसमें कंफ्यूजन पैदा कर देगा। लघुत्तम है ना, लघु मतलब क्या होता है? जैसा कोई ट्रिक बनाया हो कि माँ लिखा हुआ है तो मतलब उसमें लघुत्तम बन जाएगा, ऐसा नहीं है। लघुत्तम हो जाता है। क्या हो जाता है? लघुतर, लघु, लघुतर और लघुत्तम हो जाता है। 3 वर्ड हो जाते हैं। ये क्या है? ये मूलावस्था है, ये उत्तरावस्था है, ये उत्तमावस्था है। ठीक, 3 अवस्थाएं हो गई हैं। इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी सम्मेलन जो दूसरा सम्मेलन हुआ था वो किस देश में हुआ था? अच्छा, जो पहला सम्मेलन हुआ था, अच्छा ये जो सम्मेलन किया गया था कि ये किस लिए किया गया था? ये हिंदी के प्रचार प्रसार करने के लिए किया गया था कि हिंदी को माने, क्योंकि जो है हिंदी ये विश्व में तीसरी भाषा बोली जाती है। पहली पर कौन बोली जाती है? इंग्लिश बोली जाती है। दूसरे पर मंदरिया जो चीन की भाषा है, मंदरिया, और मादड़ी क्या बोलते हो? हाँ, मंदरिया हमको लग रहा है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, मंदरिया हो जाती है। तीसरी हिंदी जो है ये बोली जाती है, तीसरी हिंदी है, विश्व में बोली जाने वाली भाषा है। अच्छा, तो इसमें जो है जैसा हम जो विश्व हिंदी सम्मेलन तो हुआ था, लेकिन विश्व अगर पूछ लिया जाए कि जो हिंदी दिवस को मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं। 14 सितंबर को मनाते हैं क्योंकि 14 सितंबर और 1949 को क्या होता है? हिंदी को मान्यता प्राप्त हुई थी, इसलिए 14 सितंबर को क्या करते हैं? हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये हो गया। अब हमारा जो है सम्मेलन से क्वेश्चन बनता है। जैसे पहला सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला सम्मेलन पूछ सकता है कि कहाँ हुआ था? ये भारत में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। वही कब की बात है? जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, मतलब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 1975 की बात है। 1975 की बात है। ये तब का पहला सम्मेलन है। तो पहला सम्मेलन नागपुर में हुआ था। दूसरा सम्मेलन पोर्ट लुइस, जो मॉरिशस है उसकी राजधानी पोर्ट लुइस है, वहां पर हुआ था। ये पोर्ट लुइस में सी नंबर सही है।
अच्छा, इसमें पोर्ट ऑफ स्पेन लिखा है, इसमें 5वां सम्मेलन पोर्ट ऑफ लुइस में हुआ था। लंदन में 6वां सम्मेलन हुआ था। अच्छा, मैंने ऐसा ट्रिक बनाया है कि हमने छठी का दूध पिला दिया है, तो छठी मतलब छठ हो जाता है, छठवां। तो छठी का दूध हमने पिलाया है किसको? लंदन को, तो इसलिए लंदन छठवीं जगह पर हो गया है। सूरीनामा 7वां है, क्योंकि सा है, सा से सूरीनामा, सा से 7वां सम्मेलन हुआ था। ठीक। और जो 8वां है वो 8वां न्यूयॉर्क में है, और 9वां है, 9वां से जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग, अगर जो हटा दोगे तो हांस ना आता है, जोहान्सबर्ग 9वें स्थान पर है। ये थोड़ा से ट्रिक है। तो ये जो है कुछ ट्रिक बने हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा जो पहले सम्मेलन है और कौन सा तीसरा सम्मेलन, ये भारत में हुए हैं। एक नागपुर में हुआ है, एक नई दिल्ली में हुआ है। ठीक। जो दूसरा सम्मेलन है वो मॉरिशस में हुआ है, जो चौथा सम्मेलन है वो मॉरिशस में हुआ है। तो पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, ये थोड़ा सा समझने में आसान हो जाएगा। ठीक। फिर बचा है 5वां। जो 5वां सम्मेलन है वो जो पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ है, जो पहला है। पोर्ट ऑफ स्पेन 5वां हो गया। फिर छठा मैंने बता दिया, छठी का दूध हो गया है। 7वां हो गया तुम्हारा सूरीनामा हो गया है। 8वां हो गया है, 8वां न्यूयॉर्क में हो गया है। 9वां जोहान्सबर्ग हो गया है। और 10वां कहाँ हो गया है? 10वां हो गया है नई दिल्ली में हुआ है। 11वां ये मॉरिशस में हुआ है, थोड़ा कंफ्यूजन है 11वां का। और 12वां ये भी क्या हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। 12वां न्यू दिल्ली में हुआ है, सबसे लास्ट 2021 में। तो ये जो है इसमें जो दूसरा पूछा था, सी नंबर सही है, पोर्ट लुइस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रजभाषा बोली के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? ब्रजभाषा के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? अच्छा, ब्रजभाषा बोली के जो बोली है, जो ब्रजभाषा बोली है वो उस क्षेत्र में नहीं आता है। जैसे क्या होता है कि, ठीक है, ये अब इसमें कई स्टेप होते हैं। जैसे पूछ लीजिए कि अपभ्रंश कौन सा है? षोडशेनीय अपभ्रंश है। षोडशेनीय अपभ्रंश के अंतर्गत उपभाषा कौन सी है? ये पश्चिमी उपभाषा है। उपभाषा पश्चिमी हो जाती है। पश्चिमी के अंतर्गत जो ब्रजभाषा, जो पश्चिमी भाषा के अंतर्गत जो ब्रज भाषा बोली है, ये मतलब बोली है ब्रज भाषा, ये किस क्षेत्र में आती है? देखो कितने क्वेश्चन बन गए। अगर पूछ लेता है कि ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत आती है। पश्चिमी उपभाषा किसके अंतर्गत आती है? शौरसेनी के अंतर्गत आती है। शौरसेनी किस अपभ्रंश पर, है ना, शौरसेनी अपभ्रंश होता है। ठीक है, ये किस अगर ये पूछ ले किस अपभ्रंश पर आता है, तो शौरसेनी अपभ्रंश पर आता है। तो इतने क्वेश्चन ये बन जाते हैं। जैसा ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? ब्रजभाषा होती है ब्रजावली। आपने सुना कि ब्रजभाषा मथुरा की भाषा है, ब्रजभाषा मथुरा। तो वहाँ पर जो है, देखो क्या होता है, एक ट्रिक आपने जैसे समझना है। जैसे कोई आदमी, कुछ लोगों के नाम होते हैं अली। हमने कहा कि अली जो है, उसको, उसका हाथ हमने पकड़ा, उसका हाथ हमने जब पकड़ा है तो हाथरस हो गया है। अली का हाथ हमने जब पकड़ा तो मैंने जब, हाँ, मैं मतलब मैनपुरी, मैं मतलब मैनपुरी। जब मैं अली का हाथ पकड़ा, हाथरस, तब जब मुझे लगा कि इसमें आग है। आग है किसके हाथ में? अली के हाथ में। मतलब मैं अली का हाथ पकड़ा तो उसमें आग आ गई। तो आगरा से, मतलब आग से आगरा, जब आगरा से आ गई तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें मेरा हाथ बढ़ जाएगा, तो बरेली हो गया है। बरेली हो गया, इतनी देखो आपको। और बरेली हो गया, और मैं अपने माथे पर लगा लिया, मथुरा हो गया है। और तभी ठंडक पहुंचा है। अब इतने तुम्हारे जो है, इतने क्षेत्र आ गए हैं। अब तुम्हारा बदायूं एक आ जाता है। बदायूं एक एक्स्ट्रा तुम्हारा है, बदायूं। इस ट्रिक के माध्यम से तुम समझ सकते हो कुछ चीज़ें कि, है ना, इस ट्रिक से। और जो है अगर नहीं समझ में आए तो उसमें दोबारा या तिबारा जो है, थोड़ा जो तुम्हारी स्पीड है सुनने की, उसको थोड़ा से कम करके सुनना, तो ये आ जाएगा। जो हरदोई है, डी नंबर सही है। हरदोई इस क्षेत्र के अंतर्गत, ब्रज भाषा के अंतर्गत हरदोई नहीं आता है। ब्रज भाषा के अंतर्गत हरदोई नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से विसर्ग संधि नहीं है। विसर्ग संधि आपने सुना होगा, जो संधि होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक स्वर संधि होती है जिसमें स्वर ही रहते हैं, एक व्यंजन संधि होती है जिसमें व्यंजन ही रहते हैं, इसमें विसर्ग संधि होती है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण ए नंबर पयोद, ए नंबर सही है दुर्बल, बी नंबर सही है निष्ठुर, सी नंबर सही है उच्चारण। उच्चारण में क्या है, उत धन चारण, ये एक व्यंजन संधि है। उत धन चारण होता है उच्चारण में, ये क्या हो जाएगा, ये एक व्यंजन संधि है, डी नंबर सही हो जाएगा। जो विसर्ग संधि है पयाधन, पयोद मतलब क्या होता है, अच्छा जो एक पयोद होता है एक पयोधर होता है, तो जिसमें जो पयोद है इसमें संधि विच्छेद पयाधन द हो जाएगा, और जो पयोधर में है पया धन धर हो जाएगा, धर मतलब धारण करने वाला, ठीक है। तो पयाधर हो जाएगा, पया धन धर हो जाएगा, और पया धन द हो जाएगा। दुर्बल में दू धन बल हो जाएगा, निष्ठुर में नी धन ठुर हो जाएगा। ये क्या हो गए, ये विसर्ग संधि हो गया। जैसे कुछ उदाहरण है, जैसे दु से है दुर्बल हो गया है दुर्गुण, दुर्गुण हो गया है। दुर्गुण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दुख धन दू धन गुण हो जाएगा, दू धन गुण हो जाएगा, दुर्गुण हो जाएगा। अच्छा इसमें जो है एक आता है धनुष टंकार, धनुष टंकार आता है। धनुष टंकार, जो धनुष अर्जुन का उसमें जो है टंकार मतलब आवाज है ना, उस धनु में जो टंकार मतलब आवाज होता है, धनुष टंकार में क्या हो जाएगा, धनु धन टंकार हो जाएगा। धनु धन टंकार, जो सा होता है वो विसर्ग संधि रूप धारण कर लेता है, इसलिए धनु धन टंकार हो जाएगा। जैसे होता है मनोबल, मनोबल में क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, मना धन बल हो जाएगा, मना धन बल हो जाएगा। जो नो है ना ओ की मात्रा है वो विसर्ग संधि का रूप ले लेगी, मना धन द हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अभिषेक में प्रयुक्त उपसर्ग है अभी, अब मतलब इसमें बी नंबर सही है। अभी में उपसर्ग है, जैसे अभिषेक है, अभिमान है, अभियुक्त है, अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति, अभिमान में अभिमान मतलब अभी क्या उपसर्ग है, अभिव्यक्ति में अभी क्या हो जाता है, उपसर्ग हो जाता है, अभी उपसर्ग हो जाता है। जैसे आपने संधि विच्छेद पढ़ा होगा निर्गुण का, अगर निर्गुण का संधि विच्छेद पूछा जाए तो निधन गुण हो जाएगा, लेकिन अगर उपसर्ग पूछता है तो निर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निर्धन गुण हो जाएगा। इसमें कोई विसर्ग संधि नहीं है क्योंकि उपसर्ग है, ये अंतर होता है निर्गुण में, ठीक। और जैसा होता है दुस्साहस में क्या हो जाता है, दु जो है दुख धन साहस हो जाता है, ये संधि विच्छेद होगा, लेकिन दुस साहस में दुस धन साहस हो जाता है, इसमें उपसर्ग हो जाता है, दुस जो है ये उपसर्ग हो जाता है, इसमें कोई संधि विच्छेद नहीं है। तो इसलिए उपसर्ग और संधि विच्छेद में अंतर होता है। आप मतलब ये सोचे कि इसमें संधि मतलब जो है उपसर्ग में दुख हो जाएगा ना, दुस हो जाएगा, दुस साहस। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। द्वंद्व समास में समास वही है शम धन आश, मतलब संक्षिप्त रूप समास का मतलब होता है। अच्छा समास का अगर विलोम शब्द पूछा जाए, विलोम शब्द समास का तो व्यास होता है, ठीक। अब जो समास होता है, समास जो द्वंद्व, इसमें द्वा होना चाहिए, द्वा। तो द्वंद्व समास में क्या होता था, 3 भेद होते हैं। एक इतरेतर समास होता है, इतरेतर, एक समाहार होता है, एवेक होता है, बहुविकल्पी द्वंद्व समास या एक शेषे द्वंद्व समास बोलते हैं, एक शेषे द्वंद्व समास होता है। तो ये द्वंद्व समास होता है, जैसे राम श्याम, ये क्या है, इतरेतर द्वंद्व समास है। उसमें राम और श्याम, इसमें समाहार द्वंद्व समास होता है।
समाहार, राम श्याम, राम और श्याम, और एक शीशे में एक ही रहेगा। तो इसमें क्या हो जाता, 3 भेद होते हैं द्वंद्व समास के। सी नंबर सही है, द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। ठीक, ये अगर द्वंद्व समास की ये जो भेद हैं इस भेद में मैंने बताया था, लेकिन द्वंद्व समास के उदाहरण नहीं बताए थे। जो द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं, जैसे राजा रानी होता है, राजा रानी, दुख सुख होता है, दुख सुख राजा रानी, और जन्म और मरण होता है। और द्वंद्व समास में बहुत से हैं, पति पत्नी होता है, पति पत्नी होते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं द्वंद्व समास के। और जो समास होता है उसमें कितने भेद होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। और इसमें कौन कौन से, अव्ययी भाव समास होता है, और दूसरा होता है तत्पुरुष समास होता है, तीसरा होता है कर्मधारय समास होता है, चौथा होता है द्वंद्व समास होता है, और द्विगु समास होता है, और बहुब्रीहि समास होता है। इसका मतलब है 6 भेद होते हैं। थोड़ा सा मैं गिनने में गलती कर दी थी। तो 6 भेद होते हैं, ये 6 भेद हो गए। तो इसमें से एक पार्ट है द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में जो भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें जो है भाववाचक संज्ञा, जो इस संज्ञा मतलब संज्ञा सर्वनाम संज्ञा है, इसमें घबराहट, भाववाचक संज्ञा निचाई, विनम्र, धीरता, सुंदर। अच्छा सुंदर जो है, अच्छा घबराहट जो है, ये घबराना से बना हुआ है, घबराहट, ये तो ठीक है। नीच से बना हुआ है, नीचे कहीं ना, नीच, नीचाई नीच से बना हुआ है। धीरता ये बना हुआ है, जो धीरता है ये धैर्य होता है, या धीरता बोलते हैं, धीरज से बना हुआ है। तो ये शब्द क्या होते हैं, ये क्या है, ये एक भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। और सुंदर, अगर सुंदरता इसमें होता या सौंदर्य होता तो इसमें भाववाचक संज्ञा होता। ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, डी नंबर सही है। अच्छा, इसमें जो कुछ भाववाचक संज्ञा हैं, जैसे अपना, अपना का जो भाववाचक संज्ञा होता है वो क्या होता है, अपनत्व होता है, अपनत होता है। ये क्या होता है, सार्वनामिक, क्या सार्वनामिक जो है भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे संज्ञा जो जातिवाचक संज्ञा के नाम पर भाववाचक, मतलब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है ना, तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, पुरुष। तो पुरुष क्या होता है, पुरुषत्व होता है, पुरुषत्व होता है। और नारी का नारित्व होता है। तो इसी तरह जो है, जैसे जो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनता है, अपना से अपनत्व होता है, और माम से ममत्व होता है, माम से ममत्व होता है, निज से निजत्व होता है। ये भाववाचक संज्ञा होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरिण शब्द का स्त्रीलिंग होगा। तो हरिण शब्द का स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग जो इकारांत में है या अकारांत, बड़ा अकारांत है। लेकिन आपको यह याद रखना है कि जो स्त्रीलिंग होता है इसमें 3 वर्ड होते हैं, एक हाथी होता है, और एक दही होता है, और एक पानी होता है। इसको आपको याद रखना है। ये 3 वर्ड होते हैं, ये अपवाद में लिखे होते हैं स्त्रीलिंग में, लेकिन ये होते हैं पुल्लिंग में, ये अपवाद है, हाथी, पानी और दही। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, हरिण शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, हिरन। हिरन तो इसका नाम ही है हरिण, या हिरन बोलते हैं, हरिणा, हरिणी या हरिणा। जो सी नंबर है हरिणी हो जाएगा। हिरन, हरिण शब्द का स्त्रीलिंग हरिणा हो जाता है। जैसा होता है यक्ष का यक्षणी हो जाता है, यक्षणी, यक्ष का यक्षणी हो जाता है स्त्रीलिंग। योगी का योगिनी हो जाता है, योगिनी, योगिनी हो जाता है योगी का। और एक हो जाता है छत्री का छत्रणी, छत्री का छत्रणी, छत्रणी। ये क्या हो जाते हैं, छत्री एक पुल्लिंग है, छत्रणी जो है, छत्रणी जो है ये स्त्रीलिंग है।
बहुत से वर्ड हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग में, जैसे ठाकुर का ठकुराइन हो जाता है, ठाकुर का ठकुराइन हो जाता है। और विद्वान का जो विद्वान होता है वो विदुषी हो जाता है, विदुषी। विदुषी विद्वान का विदुषी स्त्रीलिंग में हो जाते हैं। कुछ स्त्रीलिंग के ये उदाहरण थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्षा का पर्यायवाची नहीं है। बारिश, जो वर्षा होती है वो वृष्टि भी होती है, बारिश भी होती है, पावस भी होता है और वर्षण भी होता है। और ये तीनों हैं, बारिश, पावस, वर्षण और वृष्टि, ये वर्षा के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो घनवल्ली होती है, घनवल्ली है और चपला है, चंचला है, विद्युत है, तो इसका मतलब बिजली, जो बिजली है उसके पर्यायवाची होती है घनवल्ली होती है। क्या? घनवल्ली बिजली की पर्यायवाची है। चपला, चंचला और विद्युत ये क्या हो जाती है? एक बहुत अच्छा पॉइंट था वो छूट रहा है, उसमें विद्युत का ही है। ये डी नंबर सही है, ये पर्यायवाची नहीं है वर्षा का, और 3 है। जैसे कुछ पर्यायवाची हैं कंफ्यूजन वाली। आपने जो सुना होगा कि पयोनिधि, अच्छा पयोनिधि, ये किसका पर्यायवाची है? पयोनिधि, पयोनिधि किसका पर्यायवाची है? पयोनिधि और जलधर, अगर बोल दूं जलधर, नीर, वारी, ये किसके पर्यायवाची? देखो अगर निधि लिखा हुआ, धा मतलब धारण करने वाला, तो पयोनिधि ये सागर है, जलधर ये क्या है? सागर है, सागर है। अगर जो नीर है और बिल्कुल सिंपल लिखा नीर है, वारी है, ये जल के पर्यायवाची होते हैं, ये जल के पर्यायवाची होते हैं। जल में और सागर में और बादल में। जैसे तुम्हारा जो है वारिद, वारिद होता है, वारिद मतलब पानी देने वाला, तो ये हो जाएगा बादल, ठीक है। और द मतलब देने वाला, वारिद हो जाता है। तो इसी तरह जो है कन्फ्यूजन वाले, ये इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा सा बना रहता है। तो इसमें से थोड़ा से इसको बार बार रिवीजन करने से ही आपको क्या हो जाएगा? कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्या होता है कि बार बार पढ़ने से, बार बार रिवीजन, वो बात बिल्कुल सही है कि आप जितना पढ़ेंगे, जितना आपका रिवीजन करेंगे, उतना आपका स्पष्ट चीज़ें हो जाएंगी। जैसे आपका मैं रिवीजन ही करवा देता हूँ। जैसे जो शेर होता है वो सिंह, शेर का पर्यायवाची सिंह होता है, शार्दुल बोलते हैं, और मृगराज बोलते हैं, शार्दुल, मृगराज, सिंह। और केहरी, केशरी, केहरी, केशरी, ये क्या हो जाता है? ये शेर के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा है? पर्वतीय क्षेत्रों में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। ए नंबर, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। बी नंबर है, मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। सी नंबर, इस बात का स्पष्ट करना आवश्यक है, इस बात की स्पष्टता करना आवश्यक है, ये गलत हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्र प्रदेश में प्रातःकाल दृश्य बहुत चित्ताकर्षक मतलब होता है। चित्त मतलब क्या होता है? जो चेतना है, हमारी चेतना को आकर्षण करता है, बड़ा अच्छा लगता है, उसको बोलते हैं चित्ताकर्षक बोलते हैं। तो वही है जो पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल, तो ए नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चांदी का ऐनक लगाना का अर्थ क्या हो जाता है? चांदी का ऐनक लगाना का मतलब ये हो जाता है कि घूस लेकर ही किसी का काम करना या खूब लाभ होना, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना और बहुत अमीर होना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, मान मर्यादा अपने आप बनाए रखना, हम किसी से ज़्यादा बोले ना, मतलब कि जितनी हमारे पावर होना चाहिए उसके हिसाब से बात करना चाहिए। जब हमारे पास पावर नहीं है तो हम उस प्रकार से बोलते हैं, काम करते हैं, इसलिए बोलते हैं किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। तो चांदी का ऐनक लगाना। अच्छा, आपको जो है लोकोक्ति है, जैसे कुछ लोकोक्ति हैं, जैसे 9 2 11 हो जाना, ये तो बिल्कुल सिंपल होता है, भाग जाना।
9 2 11 हो जाना। अच्छा हाँ, जैसे 90 लकड़ी, 9 की लकड़ी है और 90 खर्च, तो इसका क्या हो जाएगा अर्थ? 9 की लकड़ी 90 खर्च, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? और है ना 9 तेल ना ना 9 मन तेल ना राधा नाचेगी। एक ये हो गया। एक हो गया है कि पानी पीकर जाति पूछना। तो ये इसका अर्थ अर्थ क्या हो जाए? आपको इसमें क्या करना है, आपको इस अर्थ को ढूंढना है। चलो ठीक, मैं बोले दे रहा हूँ। जैसे पानी पीकर जात पूछना, मतलब कि जब काम हो जाता है उसके बाद पहचान बनाना, इसका अर्थ ये होता है। और जो 9 की लकड़ी है 90 खर्च है, मतलब कि थोड़े से में हमारा जो मतलब 9 रुपए खरीदे हैं उसमें 90 खर्च कर रहे हैं, मतलब थोड़ी चीज में बहुत ज्यादा लागत लग जाना। ना 9 मन तेल ना राधा नाचेगी, इसका मतलब है कि ना 9 मतलब तेल रहेगा नहीं तो राधा नाचेगी नहीं, तो इसका अर्थ ये हो जाता है। तो ये कुछ लोकोक्तियां थी। अगला क्वेश्चन है, कनक कनक ते शौगुनी माँ दक्ता अधिकाय, और वह खाए बौरात नर या पाए बौराए। तो इसमें कुछ कटा हुआ है। तो कनक कनक हमारा जो है, कनक मतलब सोना होता है, एक धतूरा होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? ये अगर अलंकार पूछ रहा है तो हमारा जो दो वर्ड हैं उसके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं एक शब्द के, तो ये क्या हो जाता है? यमक अलंकार हो जाता है। श्लेष में क्या हो जाता है? श्लेष में चिपके हुए वर्ड होते हैं। सरिस मतलब जो है श्लेष में चिपके हुए वर्ड होते हैं। सब मोती मानुष चून, मोती मानुष चून हो जाता है। ये क्या हो जाता है? ये बिल्कुल उदाहरण बिल्कुल फिट है। ये अनुप्रास बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही शब्द की। यमक बी नंबर सही है। और ये अर्थालंकार है। ये सब शब्दालंकार हैं, ये उपमा अलंकार अर्थालंकार है। अगला क्वेश्चन है, जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद क्या कहलाता है? वो छंद होता है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मुक्त रहता है, मतलब कि उसमें कोई पाबंदी नहीं रहती है, इसलिए मुक्त रहता है। अच्छा, मात्रिक छंद में क्यों? कि भाई इसमें अंतर क्या है? मात्रिक छंद में आपने सुना होगा कि सममात्रिक होता है, विषम मात्रिक होता है, वर्ध सममात्रिक होते हैं। तो जो सममात्रिक होता है जिसमें समान मात्राएं होती हैं, जैसे हर पद में समान मात्राएं होती हैं, इसलिए जैसे चौपाई में 16 मात्राएं हो जाती हैं, और गीतिका में 26 मात्राएं, हर गीते में 28 मात्राएं होती हैं, रोला में 24 मात्राएं होती हैं। तो ये क्या हो जाता है? एक समान है। और अर्धसम मात्रिक में जैसा दोहा होता है 13 11 होता है उसकी मात्रा, और दोहा का उल्टा सोरठा होता है, 11 13 मात्राएं होती है, ये अर्धसम मात्रिक होती हैं। तो इसलिए मुक्तक जो छंद होता है, क्योंकि छंद 3 प्रकार का होते हैं, वर्णलिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद होता है। जो मुक्तक छंद यही होता है कि इसमें जो मात्रा होती है इसमें कोई निश्चित नहीं होता है, कि आगे पीछे कोई भी इसमें कोई निश्चित नहीं होता है, मुक्त होते हैं, इसलिए इसको मुक्त बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि वर्णलिक या मात्रिक परिबंध नहीं होता है। जिसमें प्रतिबंध होता है इसमें मात्राएं लिखते हैं, सेट से लिखते हैं, जिसमें कोई चीज नहीं होता है। सी नंबर सही है। लास्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के जनक के रूप में जाने जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, कि राय देवी प्रसाद, कि मैथिली शरण गुप्त। तो ये द्विवेदी युग के ही मैथिली शरण गुप्त हैं। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? ये भारत भारती है, साकेत है, भारत भारती साकेत है, और एक है भारत भारती साकेत, अभी नहीं हो सा रहा है। तो ये जो है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ये उसकी रचनाएं किसकी? मैथिली शरण गुप्त की हैं। जो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इनके जनक के रूप में जानते हैं। द्विवेदी युग के जनक किसको मानते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इनकी रचनाएं हैं कानकुब्ज हैं, और कानकुब्ज इनकी रचनाएं हैं। तो बी नंबर सही हो जाएगा। और ये वीडियो खत्म होता है। जय हिंद।